व्यवहारवाद भाग 3। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इससे पहले हमने व्यवहारवाद के बारे में जाना। आज हम व्यवहारवाद की आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद को पढ़ने के बाद हमें जो ज्ञात होता है, इसमें जो कमियां नज़र आती हैं, उनको हम आलोचना के रूप में जानते हैं। इसकी पहली आलोचना असाहित्यिक भाषा। आलोचकों के अनुसार व्यवहारवादी लेखन साहित्यिक दृष्टि से असुंदर एवं अरोचक होता है। उसकी अपरिचित शब्दावली, नए संप्रत्ययों तथा रूखी वाक्य रचना की कटु आलोचना की जाती है। तात्पर्य यह है कि व्यवहारवादियों ने जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है वह समझ से परे है। दूसरी आलोचना अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया है, उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शब्द आडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तीसरी आलोचना है तकनीकों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादी खुद महसूस करने लगे कि हमने तकनीकों पर बहुत अत्यधिक जोर दिया और जिससे जो मूल समस्या है उससे हमारा ध्यान हट गया। हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते रहे, लेकिन जो राजनीति विज्ञान का मूल कार्य है, सामाजिक समस्याओं को हल करना, उससे हम दूर हट गए। व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यवहारवादी उपागम के समर्थक अपना अधिकांश समय प्रतिमान और वैचारिक संरचनाओं के निर्माण में अथवा छोटी छोटी समस्याओं के अध्ययन में लगा देते हैं, और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो इन तकनीकों के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं। मूल निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादी अपने अध्ययन में मूल्य निरपेक्षता पर अध्ययन देते हैं कि जो भी अध्ययन किया जाए वो तथ्यात्मक अध्ययन किया जाए, ताकि समस्या का वास्तविक अध्ययन हो सके और राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाया जा सके। इसलिए जो भी अध्ययन करता है वह अपने खुद के नैतिक आदर्शों को उस समस्या से दूर रखे। बाद में खुद व्यवहारवादियों ने ही इसे स्वीकार किया था कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है, और जब इसके बाद उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना हुई तब उसमें खुद स्वीकार किया गया कि तथ्यात्मक अध्ययन के साथ साथ मूल्यात्मक अध्ययन भी आवश्यक है। पांचवी आलोचना है अनुभववादी धारणा एकांगी। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों के अनुभव और धारणाओं पर निर्भर क्यों रहें, जबकि मनुष्य को सदैव अन्य व्यक्तियों के ज्ञान व अनुभव का लाभ उठाना पड़ता है। यदि राजनीति विज्ञान को अनुवाद विज्ञान बना दिया जाए तो यह एकांकी दृष्टिकोण होगा। बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में राजनीतिक सर्वेक्षण संभव नहीं है, और यदि सर्वेक्षण की इजाज़त भी मिल जाए तो भी लोग सही उत्तर देंगे
यह भी संभव नहीं है। इससे हमारा सारा सर्वेक्षण गलत हो जाएगा। सातवां, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अरबों डॉलर इस व्यवहारवादी अध्ययन पर खर्च किए गए। इनमें सर्वेक्षण, आंकड़ों को एकत्रित करना और विश्लेषण करने की जो तकनीक अपनाई गई हैं, उससे अमेरिका जैसे देशों में भी घबराहट है। अगला है राजनीतिक व्यवहार का मापन असंभव। आलोचक कहते हैं कि जो वस्तु स्वभाव से ही अनिश्चित और अमापीय है, उसे किस प्रकार कोई गणितीय रूप में प्रस्तुत कर सकता है। व्यवहारवादी मापन पर बहुत अत्यधिक जोर देते हैं। खुद व्यवहारवादी महसूस करने लगे थे कि व्यवहार का मापन संभव नहीं है। इन आलोचनाओं का अध्ययन करने के बाद अंत में हम व्यवहारवाद के योगदान का अध्ययन करते हैं कि व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाने लगा है। इसके साहित्य में पिछले 3 दशकों में आशातीत वृद्धि हुई है। व्यवहारवाद के प्रयासों के फलस्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को चुनौती दी गई है, लेकिन निगमन प्रणाली के प्रतिपादकों को भी इसने अपनी आलोचना का केंद्र बनाया है और राजनीति शास्त्र में बहुत से विचारक आज तथ्यों के महत्व को स्वीकार करने लगे हैं। चुनाव अध्ययन के क्षेत्र में, विशेषकर मतदाता व्यवहार के क्षेत्र में, इसने नवीन क्षितिज को ढूंढा है। व्यवहारवाद का प्रभाव विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक व्यवहार के अध्ययन में भी प्रवेश कर चुका है। तथ्यों के संकलन, प्रक्रमणीकरण, प्रोसेसिंग और विश्लेषण में भी प्रवेश कर चुका है। तथ्यों के संकलन, प्रक्रमणीकरण और विश्लेषण करने में तथा प्रश्नावली, गणितीय प्रतीकों और सांख्यिकी सारणियों को और कंप्यूटर का प्रयोग कर व्यवहारवाद ने राजनीतिक शोध की नई दुनिया का निर्माण किया है। व्यवहारवाद ने आधुनिक राजनीति शास्त्र को नवीन मान्यता प्रदान की है और नए विश्लेषणात्मक औजार दिए हैं। इसके प्रभाव के कारण आज राज्य को केंद्र संगठनात्मक सत्ता न मानकर व्यक्ति को अध्ययन का केंद्र माना जा रहा है। सूक्ष्म अध्ययनों का सूत्रपात हुआ है। शक्ति के अध्ययन के स्थानों पर निर्णय निर्माण को स्थान दिया जा रहा है। धन्यवाद।